Hello, am I audible to all of you? Yes, sir. Okay. Today we'll see the topic of single phase, full wave, midpoint, uncontrolled rectifier with resistive load. It is in your syllabus of lab. Okay. So Raju sir is here with us. He will tell you about the theory part, and then I'll tell you the simulation part. In the simulation part, you will see a new application today. Okay. So Raju sir. Hello. Yes, sir. Shall I make you the host or shall I share the PDF? Share the PDF. Okay. I have shared the PDF. Is it visible, sir? Hello? ठीक है. Okay, sir. I'm muting. It's up to you now, sir. Okay.
So here you can see this is the circuit diagram of a single phase full wave midpoint uncontrolled rectifier with resistive load. So at first हम देखेंगे कि ये जो सर्किट है, सर्किट में कौन कितना कंपोनेंट है। ठीक है, पहले देखो यहाँ पर एक एसी वोल्टेज सोर्स है, इसका वैल्यू क्या है, Vm sin ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है, जो ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी पे यहाँ पर सेंटर पे टैप है। ठीक है, टैपिंग किया हुआ है यहाँ पर। अच्छा वन सर, हेलो। यस सर, यस सर। अच्छा अच्छा, मुझे होस्ट होस्ट बनाइए। ओके सर। यस सर, डन, यू आर द होस्ट नाउ सर। हेलो सर। हाँ हाँ, ठीक है सर, आपको होस्ट कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक। तो देखो यहाँ पर ये जो सर्किट है, यहाँ पर क्या है, एक सोर्स है, एसी सोर्स। सोर्स का वैल्यू क्या है, Vm sin ओमेगा टी। यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी साइड है, सेकेंडरी साइड पे मिड पॉइंट पे टैपिंग किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो दो डायोड है, दो डायोड फेस टू फेस कनेक्ट है, देखो। और बी पॉइंट से बी पॉइंट तक यहाँ पर ये जो लोड है, ये लोड को कनेक्ट किया है। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या होता है, जब हम सोर्स को ऑन करते हैं तो क्या होता है, सेकेंडरी में एक वोल्टेज मिलेगा हमें, है कि नहीं। सेकेंडरी ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड में एक सेकेंडरी वोल्टेज आएगा। तो यहाँ पर देखो ए एंड सी इस पॉइंट में क्या होगा, ये टोटल सेकेंडरी वोल्टेज होगा। लेकिन बी पॉइंट में तो टैपिंग है, सो क्या होगा, ए और बी पॉइंट का जो वोल्टेज है और बी और सी पॉइंट का जो वोल्टेज है, टोटल जो वोल्टेज है 2Vs, ये 2Vs ही सेकेंडरी साइड का वोल्टेज होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट केस मतलब कि ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज का ये जो फर्स्ट हाफ साइकिल है, फर्स्ट हाफ साइकिल को देखो, ऐसी वोल्टेज है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या है, ये जो हमारा पॉइंट ए है एंड पॉइंट सी है, ये क्या है, ए पॉजिटिव होगा और जो सी पॉइंट है ये नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है। तो अगर ए पॉजिटिव और सी नेगेटिव होगा तो देखो डायोड D1 जो है, D1 का जो एनोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, और D1 का जो कैथोड है वो क्या होगा, वो देखो बी पॉइंट के साथ कनेक्ट है थ्रू रेजिस्टेंस। ठीक है, बी पॉइंट के साथ कनेक्ट है। अब पहला केस में क्या होगा, इस केस में ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और ये जो D2 है, D2 का जो कैथोड एनोड है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, मतलब कि ये जो D2 ये रिवर्स बायस है, ये फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में रहेगा, मतलब कि ये क्लोज स्विच होगा। ठीक है, और D2 इस सिचुएशन में एक ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। तब क्या होगा, इस केस में जो करंट है वो करंट D1 से पास होगा, पास होके क्या होगा, ये डी पॉइंट से थ्रू लोड बी पॉइंट तक आएगा। और ये जो ब्रांच है, मतलब D2C जो ब्रांच है, इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये जो डायोड है, ये डायोड रिवर्स बायस में है।
और अगर रिवर्स बाय में होगा तो क्या होगा, ये ओपन सर्किट होगा, ठीक है, ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा, मतलब कि ये सर्किट ओपन है, इसलिए इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब जब सेकेंड हाफ साइकिल होगा तो ये पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगा, मतलब कि इस सिचुएशन में क्या होगा, जब सेकेंड हाफ साइकिल हम देखेंगे, सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होगा, ए ए जो पॉइंट है इस टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा और सी टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर सी को डायोड D2 पॉजिटिव है तो इसका जो एनोड है और ये जो सी पॉजिटिव है एक साथ कनेक्ट है, मतलब कि इस सिचुएशन में डायोड D2 फॉरवर्ड बायस में रहेगा और D1 क्या रहेगा, D1 का जो कैथोड होगा वो ए टर्मिनल, मतलब इस सिचुएशन में ए टर्मिनल क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब कि D1 इस सिचुएशन में रिवर्स बायस में होगा। तब क्या होगा, जब करंट फ्लो करेगा तो ये D2 से होके करंट थ्रू लोड बी पॉइंट तक आएगा, लेकिन ये जो D2A इस ब्रांच में कोई करंट सेकेंड हाफ साइकिल में, क्योंकि ये जो D1 है ये ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा, मतलब कि ये सर्किट ओपन होगा। तो बेसिकली यही है। अब देखो दोनों केस में ही D1 और D2 मतलब कि फर्स्ट हाफ साइकिल और सेकेंड हाफ साइकिल दोनों केस में ही क्या हो रहा है, ये जो आउटपुट जो करंट है इस करंट का डायरेक्शन कहां से कहां तक होगा, D2B D2P, मतलब पहला केस में क्या होगा, पहला केस में जो करंट होगा वो D2B इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और दूसरा केस में क्या होगा, दूसरा केस में भी इस डायरेक्शन में ही फ्लो होगा, ठीक है। मतलब कि इसका जो लोड का जो करंट होगा दोनों केस में वो एक ही डायरेक्शन में होगा। तो अगर एक ही डायरेक्शन में होता है तो हम क्या कहते हैं कि ये जो करंट जो आउटपुट करंट होगा ये डायरेक्ट करंट होगा, ठीक है, मतलब डीसी करंट होगा, ठीक है। अब देखो देखो ये पहला केस है, पहला केस मतलब जब थीटा का वैल्यू 0 to पाई होगा, जब थीटा का वैल्यू मतलब कि ओमेगा डी का वैल्यू 0 to पाई होगा, तो ये फर्स्ट हाफ साइकिल है। इस साइकिल में हम देखेंगे, इस साइकिल में क्या होगा, इस साइकिल में ये जो टर्मिनल ए है ये पॉजिटिव होगा, मैंने अभी बताया, और बी टर्मिनल जो नेगेटिव होगा, मतलब कि देखो यहां से ये जो मेन सर्किट है यहां से ए बी डी, सिर्फ ये लूप को कंसीडर करो, ए बी एंड डी, नीचे पार्ट को छोड़ दो, ठीक है। तो वही सर्किट यहाँ पर अलग से बनाया है, ए डी बी, ठीक है, ए डी बी। ये जो यहाँ पर सी पॉइंट लिखा है ये गलत है, ठीक है, ये सी नहीं होगा ये डी होगा। सो यहाँ पर सर्किट क्या होगा, ए डी सी, ए डी बी, ठीक है, मतलब कि ये जो फर्स्ट लूप है, ठीक है। तो फर्स्ट लूप के लिए क्या होगा, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव होगा, तो डायोड D1 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में रहेगा। अगर फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो क्या होगा, ये क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो देखो ये एक क्लोज स्विच हो गया। अब ये जब क्लोज स्विच हो गया तो क्या होगा, यहां से जो करंट पास करेगा ये लोड के थ्रू बी पॉइंट तक आएगा, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज का जो कर्व है, देखो आउटपुट वोल्टेज का कर्व क्या होगा, सोर्स वोल्टेज के साथ सेम ही रहेगा, ठीक है, फर्स्ट हाफ साइकिल में। अब देखो डायोड D2 इस सिचुएशन में क्या होगा, D2 का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, इस सिचुएशन में हम ये जो सेकंड सर्किट है मतलब कि सेकंड लूप जो है BDC, अब हम ये जो BDC ये जो लूप है इस लूप को अगर कंसीडर करें तो ये लूप में तो कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है कि नहीं, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। अब देखो हम टोटल ये जो लूप है मतलब कि ए सी डी, ये टोटल ये बीच का रेजिस्टेंस जो है इसे हटा दो तो क्या होगा, ए सी डी, मतलब कि ये देखो ये नीचे वाला सर्किट देखो, यहाँ पर क्या है, ये जो डायोड D2 है और ये क्या है, डायोड D1 है। तो डायोड D1 का जो है वो क्या है, सिचुएशन में शॉर्ट सर्किट है। अब ये जो डायोड D2 है ये D2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा कितना होगा, 2Vs होगा, क्योंकि ये फर्स्ट सर्किट को देखो, फर्स्ट सर्किट में क्या है, ये जो Vs मतलब कि A to V वोल्टेज कितना है Vs, V to C वोल्टेज कितना है Vs, तो A और C के बीच में वोल्टेज कितना होगा, 2Vs होगा। ये 2Vs वोल्टेज ही इस डायोड D2 के अक्रॉस हमें मिल रहा है। देखो
ये जो टोटल सर्किट है इस बीच वाला रेजिस्टेंस को छोड़ दो, छोड़ देने से क्या होगा, देखो ये तो D1 तो शॉर्ट सर्किट है, तो ये जो ए टर्मिनल है देखो डायोड का नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और ये जो डायोड का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो सी के साथ कनेक्ट है, मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हमें मिल रहा है वो क्या है, टोटल सेकेंडरी वोल्टेज जो है वही होगा, मतलब कि D2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा कितना होगा, 2Vs होगा। ठीक है, इसके अक्रॉस वोल्टेज 2Vs होगा, मतलब कि इस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है, तब हमें Vs का मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, तब उसे हम क्या कहेंगे, पीक इनवर्स वोल्टेज। तो ठीक है, अब देखो, तो पहला दोनों ग्राफ देखो, ये सोर्स वोल्टेज जो है उसका कर्व है, जो आउटपुट है वही कर्व आएगा। अब डायोड D1 के लिए देखो, D1 के लिए क्या है, D1 तो शॉर्ट है कि नहीं, D1 जब फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो ये शॉर्ट स्विच होगा। ठीक है, तो इसका जो वोल्टेज होगा कितना होगा, 0 होगा। तो देखो फ्रॉम 0 to पाई, ये जो D1 डायोड D1 का जो वोल्टेज है कितना क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और इस सिचुएशन में D2 का वोल्टेज क्या होगा, 2Vs होगा। तो वही यहाँ पर है, D2 का वोल्टेज क्या है, 2Vs। ठीक है, D2 का वोल्टेज जो है 2Vs। अब देखो सेकंड केस देखो, जब थीटा का वैल्यू पाई से 2 पाई होगा तब क्या होगा, जब थीटा का वैल्यू पाई से 2 पाई होगा, मतलब कि सेकेंड हाफ साइकिल। सेकेंड हाफ साइकिल देखो, ये सेकेंड हाफ साइकिल। ठीक है, सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होगा, सेकेंड हाफ साइकिल ये जो सर्किट देखो, ये यहाँ पर क्या होगा, ये सी अब पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगा ना नेगेटिव हाफ साइकिल में, और ये क्या होगा, ये होगा नेगेटिव। ठीक है, तो हम सिर्फ बी डी और सी ये लूप को कंसीडर करेंगे, क्योंकि डायोड D1 तो इस सिचुएशन में क्या होगा, रिवर्स बायस में होगा। तो रिवर्स बायस में होगा तो ये एक ओपन स्विच होगा, मतलब कि ये ब्रांच ओपन होगा। तो सिर्फ बी डी एंड सी ये ब्रांच को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब देखो इस सिचुएशन में, तो ये जो बी डी सी है यहाँ पर क्या होगा, ये डायोड इस सिचुएशन में सेकंड हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायस में होगा। क्यों फॉरवर्ड बायस में होगा, क्योंकि इसका एनोड और ये जो सोर्स टर्मिनल है सी ये पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है। ठीक है, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये डायोड देखो डायोड के कैथोड के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तब मतलब कि ये क्या होगा, ये होगा हमारा फॉरवर्ड बायस। तो जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो कंडक्ट करेगा, इसमें कंडक्शन होगा, तो ये कंडक्शन होके थ्रू लोड बी पॉइंट तक आएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो D2 का अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 0 होगा। ठीक है, D2 के अक्रॉस वोल्टेज 0 होगा, लेकिन D1 के अक्रॉस क्या होगा, देखो अब जब D2 शॉर्ट है, D2 जब शॉर्ट है तो इस सिचुएशन में D1 ओपन होगा, क्योंकि ये रिवर्स बायस में है कि नहीं। तो जब ये ओपन होगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा, देखो ये जो ए टर्मिनल है ये ए टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, और इसका जो कैथोड है देखो ये बीच का रेजिस्टेंस छोड़ दो, देखो ये सी पॉइंट से कनेक्ट है, क्योंकि इस सिचुएशन में D2 तो शॉर्ट है, ये तो एक कंडक्टर है, शॉर्ट है, मतलब कि ये डायोड का अक्रॉस जो हमें वोल्टेज मिल रहा है, ये टोटल सेकेंडरी वोल्टेज जो है वही हमें मिल रहा है, मतलब 2Vs। ठीक है, तब सेकेंड सिचुएशन में देखो, सेकेंड केस में क्या है, ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज कर्व है सोर्स वोल्टेज का, और ये आउटपुट वोल्टेज जो हमें मिलेगा पॉजिटिव साइड में ही मिलेगा, क्योंकि दोनों केस में ही रेजिस्टेंस के थ्रू एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, करंट का जो डायरेक्शन होगा एक ही होगा। ठीक है, तब क्या हुआ, यहाँ पर ये पॉजिटिव साइड में ही ये कर्व बनेगा। ठीक है, और इस केस में D1 का क्या होगा, D1 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, 2Vs, तो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू वही हम लेते हैं, तो इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, -2Vm होगा। ठीक है, और डायोड जो D2 है, D2 इस सिचुएशन में तो शॉर्ट है, सेकंड केस में क्या है, देखो सेकंड केस में D2 जो है, D2 शॉर्ट है, मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, 0 होगा, तो 0 ही है। ठीक है, और ये जो सोर्स करंट है, सोर्स करंट का जो कर्व होगा वो सोर्स वोल्टेज के साथ सेम ही होगा। ठीक है,
तो ये बन गया हमारा दो केस में, जो आउटपुट वोल्टेज है, जो डायोड वोल्टेज है, और डायोड, दोनों डायोड का वोल्टेज, ठीक है, इसका कार्ड। अब देखो यहाँ पर भी हम वोल्टेज और करंट को कैलकुलेट करते हैं, एवरेज वोल्टेज एवरेज करंट और आरएमएस वोल्टेज आरएमएस करंट। तो क्या होगा, एवरेज वोल्टेज जो होगा, ये जो हमारा जो वोल्टेज है, ठीक है, इस वोल्टेज का क्या होगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से क्या आएगा, 2Vm/पाई, मतलब एवरेज वोल्टेज जो होगा, एवरेज वोल्टेज का वैल्यू आएगा कितना, 2Vm/पाई। और जो करंट का वैल्यू आएगा, करंट का वैल्यू क्या आएगा, 2Im/पाई, ठीक है। और आरएमएस वैल्यू जो होगा, मतलब कि इसका जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितना आएगा, Vm/√2। और करंट का अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा Im/√2, ठीक है। और जो आउटपुट पावर होगा, पावर का वैल्यू क्या आएगा, करंट का जो आरएमएस वैल्यू है इसका स्क्वायर, और जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के जो प्रोडक्ट होता है वही क्या होता है, हमारा पावर होता है। तो यही बेसिक थियरी है। अच्छा वैन सर, यस सर। हेलो। यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है, बैड लैब में अब दिखा दीजिए आपको। ओके सर, ओके सर, होस्ट कर दीजिए मुझको सर। ओके, हेलो, मैं ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? हेलो? Yes. Okay, okay. That was the theory part. I'll show you the simulation part, how to make the network and make the circuit and the readings that we are going to take. Okay, so let me, I'm showing you the PDF first to show something there. First, from the graphs, we have to get the idea. Our target is to find the source voltage Vs, number one, output voltage V0, number two, the voltage across diode 1 VD1, voltage across diode 2 VD2, and the source current, that is the current through the AC voltage source. These are the 5 graphs. These are our target. We have to see these things in the scope. First, I think this is number 2. Number 1 is the circuit. What are the primary things that we need? AC source voltage will be, I'll show you a linear transformer today. For this tapping purpose, we'll be using a linear transformer. You haven't seen any use of linear transformer or any kind of transformer in MATLAB till now. I'll show you now. We need 2 diodes, a load, RLC load, which we will be taking a resistive load after that. Then we will do the connection. These are the primary things that we'll be taking. After that, there will be some changes will be made inside them. Okay. So these are the primary requisites that we need. And there are obviously other measuring stuffs that we need to measure. That we need the power guide for this kind of experiments. You all know this. We will be needing an ammeter since we are going to measure the 5th graph. This one, source current, we'll use an ammeter, and there will be use of a multimeter and a DMUX, I think. Okay. Now I'm sharing the MATLAB screen. Hello, is the screen of the MATLAB visible? Hello? Yes, sir. Okay. So the primary things, obviously, go to the library of the browser. You already have
a current measurement. Multimeter. Is anyone doing with me? Hello? Is anyone doing the simulation with me? Meenakshi? Hello? Yes, sir, कर रहे. AC voltage source. Then, okay, let's take the obvious things first. The power guy. The power guy. Then the scope. This is also the obvious thing that we always need. Is the scope. And we need diode. We need 2 diodes, so just copy, make 2 copies of them. We'll further need emitter. We'll need a load in the elements. Yes, in the elements we'll find both of them. Here is the library browser. In the elements parts, fundamental blocks in the power system, fundamental blocks and elements. Inside this, we'll find the important things, that is series RLC branch. I've taken the series RLC branch. We'll see a change in the series RLC branch. We have already seen the series RLC branch being changed to the resistive load. We'll change it to the resistive load again. Here it is, branch type resistive R. And the measurement, we are in this branch we are going to measure the V output. So we'll select branch voltage here. Okay, apply. Okay, there will be one more change. I'll show that after the connection. Now we'll need, what do we have left? Yes, if you go to the library again, library browser, here we'll take a linear transformer. Let me show you a linear transformer. Here it is. Here is a linear transformer. Here it is. This is new for you. You haven't seen this one. And the rest of the things we have seen. I think I have all of the things I need. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Multimeter. Yes, I needed DMUX. Needing a DMUX. These connections will be made later on, so I'm keeping these things aside. Yes, let's connect these things, and if I need anything else, will be taken afterwards.
Obvious, this AC voltage source, let's increase the size. The AC voltage source will be connected with this one, the linear transformer. This end will be connected to this. Simple. This end will be connected to this. Simple connection. This part, let me increase the size. Okay. We will connect this part with this part so that we can make the tapping from here. The diodes will be kept here and here. Increase the size of these things also. I will make the initial connection. After that, there will be certain changes. There will be changes in the load. There will be changes in the transformer. There will be a lot of changes. Once you see the graph, questions will arise, obviously. I'll explain all of them. Let me do the initial circuit first. This initial connection, simple. This will be connected to this part for the tapping part of it, obviously. And this connected to this. Let me pull this out. This will be connected here. This is the circuit that we saw in the theory part. Check the theory. See, diode, one resistive load, another diode. This is the linear transformer, AC voltage source, and this is the connection. Simple connection. Now, and this is the connection for the MATLAB. Now the things that we are going to measure. Number one, we are going to measure the source voltage. This is the voltage, AC voltage source. Now check the parameters. Double click on this. Frequency will be 50 Hertz, obviously. Peak amplitude flow is 100 volts. Measurement, it will be, let's check the measurement. Measurement is voltage. Apply. Okay. So we have given the parameter of measuring voltage from the AC voltage source. And the last one will be checking the AC current source. For that, we have taken the multimeter. I'll show you later on. Number two, we need the output voltage. This is the output voltage. Output voltage, there is no measurement terminal. These are the measuring terminals denoted by M in the diode. These are the measurement terminals. We don't have any measurement terminal for the RLC or this resistive load. Hence, there is no measurement terminal for this, and there is no measurement terminal for the current source. There is a source current, IS. Therefore, the multimeter will be selected. By the multimeter, we will be measuring these two things. Number one, output voltage V0 and the source current. We put it here. I'll do this later on. Just let's check the diodes first. Since we have the measurement ports of this. This is the VD1 measurement port. We have to double click on this. Since we are going to measure the diode voltage, this is the given parameters of the diode. This will not be changed, obviously. We have 5 things to measure: VS, Vout, V0, VD1, VD2, and IS. Therefore, there will be, let's increase the size, right click on this, signals and ports, number of ports will be 5. Simple. Done. Now, we are going to measure the source current. Therefore, we will be using this ammeter. Take the ammeter, disconnect this one, put the ammeter here, connect the ammeter, done. This is the output port. This will be connected to the scope. Okay. Let's connect these things. Then we'll see what is remaining. That is these two, the work of multimeter. We have 3 measurement ports. We'll connect the 3 measurement ports first. According to the given graphs, in the last port, that is in the 5th port, we are measuring the source current.
So this will come up from here, will be connected here. This back. Done. This is the source current. I'll rename this source current. So Ujjal Nigam. Hello. यस सर. अटेंडेंस ले लो तो थोड़ा अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि अभी Yes, sir. शायद 2 मिनट बाकी है, शायद बंद हो जाएगा, फिर से ज्वाइन कर लेना तुम लोग. ठीक है? यस सर. यस सर. I'll come back to this, make these two connections in the 2 minutes time, then I'll come back and show the new connections. The diode, oh, this is diode 1, sorry. I'll name this is diode 1. And this is diode 2. Diode 1 means VD1. It was, we are supposed to connect this in the third terminal. We are doing this according to the graphs we have seen in the theory part, obviously. So we'll see the diode 1 voltage, and this will be connected to this one. This is diode 2 voltage. We have around 1 minute remaining. Okay, if the meeting ends, then all of you connect again, join again. Okay. There is one output port from this multimeter. This will be connected to this DMUX. Now, let me reprogram this multimeter. Double click on the multimeter. As this is the available measurements are, first the series VB, the series RLC branch means this is the V output, voltage through the series branch, RLC branch, or the load branch basically.